एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस गाइडेंस सीरीज़ के वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शनल्स में 300 प्लस कैसे स्कोर करें। हम सब लगातार इस चीज़ के पीछे परेशान होते हैं कि ऑप्शनल में 300 प्लस कैसे जाना है। ऑप्शनल की कॉस्ट पर हम जो जीएस के 1000 प्लस 250 मार्क्स है उनको इग्नोर कर देते हैं एंड ऑप्शनल की कोचिंग पर कोचिंग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करे जाते हैं और आंसर राइटिंग इधर उधर कहीं ना कहीं करते रहते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल द ऑप्शनल्स एज अ होल, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हों, चाहे वो साइंस के हों, कोई से भी हों, लिटरेचर के हों। इसमें डेली आंसर राइटिंग की आपको नीड नहीं है। साल भर पढ़ना तो ऑब्वियसली पढ़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बट देर इज़ नो शॉर्टकट। दिस इज़ मी। मेरे बारे में अगर आप जानते हो 176 प्लस 130 300 प्लस ज्योग्राफी में स्कोर करने के बाद जो चीज़ें हैं मैंने सीखी और मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको ठीक लगे देन इट इज़ फाइन, अगर ठीक ना लगे देन ऑल्सो यू कैन लीव। टॉपिक लिया है मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से। सिलेबस की सबसे पहली जो हेडिंग है डिसिप्लिन, उसमें भी टॉपिक है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ पहला टॉपिक उठाता हूँ, मॉडर्निटी। राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्निटी। क्या आप में से कोई लिख सकता है? अगर आप लिख सकते हो तो 200 वर्ड्स में इसको लिखने के लिए इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, लिखो, फिर मैच करो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिख लिया हो तो भी आप सुन सकते हो। मोस्टली जो ट्रेडिशनल आंसर्स होंगे, काफ़ी कॉपीज़ मैंने चेक की सोशो ऑप्शनल की, काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी सारे लोगों के कांटेक्ट में आया सोशो के। तो ट्रेडिशनली जो आंसर होता है वो ऐसा होता है, एक आप इंट्रोडक्शन दे दोगे, एग्जाम्पल आप दे दोगे। ऑब्वियसली यू आर वेरी गुड एट फेकिंग द एग्जाम्पल्स। इंग्लिश वाला भी फेकिंग दैट इज़ ट्रू एंड हिंदी वाला भी फेंकना वाला फेकिंग दैट इज़ ट्रू। आपको एग्जाम्पल फेंकने बहुत अच्छे से आ जाते हैं यूपीएससी में। तो मॉडर्निटी की अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ अराउंड 10 मार्क्स का रख देता हूँ या 15 मार्क्स का ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करूँ, मॉडर्निटी क्या है, एनीथिंग डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इज मॉडर्निटी। आपको और बहुत सारी डेफिनेशंस आती होंगी, मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन पर अभी जा रहा हूँ। इसके बाद आपने एग्जांपल दे दिया, वेल एंड गुड। हो सकता है आप कहीं स्ट्रक्चर बना दो, डेटा पाई चार्ट कुछ हो आपके पास, देन इट इज़ फाइन। उसके बाद आप आ जाते हो कहीं थिंकर पर। काफ़ी लोग हॉब्स को लिखेंगे, थॉमस हॉब्स, कोई जॉन लॉकी को लिख देगा। सोशियो जो स्पेसिफिक लोग हैं, होपफुली कोई एंथनी गिडेंस पे जाएगा। लाइक मॉडर्निटी शॉर्ट हैंड टर्म फॉर मॉडर्न सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इस टाइप की कुछ आप डेफिनेशन लिखोगे दैट विल बी गुड। इसके बाद आप, जितना मुझे आइडिया है, जितनी मैंने कॉपीज़ देखी, चेक की, ओरिजिन ऑफ मॉडर्निटी पे आप चले जाते हो। मॉडर्निटी का ओरिजिन होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसकी आप बात करोगे, पूरे आईआर के कॉज इम्पैक्ट उन चीज़ों की बात कर दोगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे क्या हुआ, इसकी वजह से जो आपके LEJ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें आई। एंड देन रेनाइसा, एज ऑफ रीजन्स, इसकी आप बात कर दोगे। फिर आपके पास टाइम बचा, कॉपी बची, थिंकर्स का बम्बार्डमेंट कर दोगे। दिस इज ट्रेडिशनल आंसर एंड आई एम नॉट टेलिंग कि ये आंसर बैड है। आपको कोचिंग्स में ऐसा ही सिखाया गया, चाहे कोई भी कोचिंग हो, चाहे कोई टीचर हो, ऑनलाइन ऑफलाइन एनीवन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को 15 मार्क्स का रखते हैं तो लेट अस एज्यूम कि एक अच्छा आंसर है, ठीक है। इसमें मैं आपको दे देता हूँ अराउंड 7 to 8 मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है। हालांकि हाई मार्क्स हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसमें स्कोप क्या है, बट फिर भी मैंने कहा 7 to 8 मार्क्स हैं, राइट। हालांकि इस आंसर पे जो एवरेज टीचर है वो 4 to 5 से ज़्यादा नहीं देगा। अब देखते हैं इम्प्रूवमेंट कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। इसी आंसर को, जो हमारी नॉलेज है उसको यूज़ करके हम स्ट्रक्चर में तोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन डालेंगे, फिर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, फिर हम ओरिजिन की बात करेंगे, फिर थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी के बाद क्रिटिसिज्म या फिर डीमेरिट, फिर मेरिट, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर सी लगती होंगी, जैसे ये सेम है, बैकग्राउंड ओरिजिन सेम है, तो इनकी बात करते हैं। थ्योरी में आप एजम्पशन, सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन, इमेज, फिगर, पाई चार्ट, डेटा, डायग्राम, एनीथिंग वट एवर यू आर नोइंग, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद आपका आंसर कैसा दिखेगा। ट्रेडिशनल आंसर में हमने जो बात की थी उसमें आपने इंट्रो दिया था, थिंकर दिया था, ओरिजिन दिया था, उसके बाद थिंकर। स्ट्रक्चर्ड आंसर टाइप 1 ये है। टाइप 1 में ऐसे क्यों कह रहा हूँ, ये आपको कुछ भी एडिशनल नॉलेज लेने की नीड नहीं है। थोड़ी सी आप मेहनत करोगे इन 7-8 हेडिंग्स में, और दिस इज एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स हो तो फिर अलग ही बात है, अदरवाइज दिस इज ऑलमोस्ट
यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इन सब हेडिंग्स में आप तोड़ना सीखो। मैं इसी आंसर को आपको बता दे रहा हूँ। ट्रेडिशनल आंसर आपका ये था, पूरा आंसर, दिस इज द आंसर। एनीथिंग डिपार्चर फ्रॉम मॉडर्निटी ट्रेडिशनल इज नोन एज मॉडर्निटी। एग्जाम्पल में मैंने कास्ट सिस्टम दे दिया। आप मैरिज दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जो रिफॉर्म्स हैं या जजमेंट हैं, 377 हो गया, तलाक को लेके जजमेंट हो गया, एनीथिंग यू कैन राइट। जो भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लेके राजा राम मोहन राय से लेके कुछ भी एग्जाम्पल पता है आप डाल दोगे। थिंकर देन ओरिजिन यहाँ पर। अब जो ये हमने स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया, इससे आपका आंसर क्या हो गया। अभी आपके आंसर की लेंथ ये है, अब आपके आंसर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। होपफुली दिस विल बी मोर देन 200 वर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ओरिजिन, देन थ्योरी। थ्योरी में हमने फेजेस उठाए। फेजेस के लिए कुछ नहीं करना, अगर आपको नहीं भी पता बेसिक्स ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके 2-3 तरीके हैं कैसे आप ये लेके आओगे। क्रिटिसिज्म, मेरिट, देन क्रिटिसिज्म या डीमेरिट, मेरिट, उसको एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। इनको हम 1 by 1 देख लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे एंड में कि अगर इस क्वेश्चन को मैंने 8 मार्क्स दिए थे, 7 to 8 मार्क्स, आप ही से कॉपी चेक करवा लेता हूँ, आप इसको कितने मार्क्स दोगे। इंट्रोडक्शन में मैंने सेम लाइन लिख दी, एनीथिंग डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इज नोन एज मॉडर्निटी, दैट इज़ फाइन। एक थिंकर, जो आप पहले डाल रहे थे वही थिंकर मैं अब भी डाल दूंगा। होब्स डाल सकते हैं, जॉन लॉक डाल सकते हैं, एंथनी गिडेंस डाल सकते हैं। मुझे गिडेंस की लाइन अच्छी लगती है। मॉडर्निटी इज़ नथिंग बट शॉर्ट हैंड टर्म फॉर मॉडर्न सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। वो मॉडर्निटी को बस इतने में डिफाइन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन इतना सफिशिएंट है। इनफैक्ट मैं ये हेडिंग सब हेडिंग भी डाल दूंगा। अपार्ट फ्रॉम इंट्रो इन आंसर आई राइट ऑल दी सब हेडिंग्स, ठीक है। मैं प्रॉपर इसी तरह से आंसर लिखने वाला हूँ। एक पॉइंट को बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 1-1, 2-2 लाइन में बस, टाइम और वर्ड्स के अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, अभी हमने ओरिजिन की बात की थी ना, जो आप लिख रहे हो, ये मैं भी लिख रहा हूँ, सेम चीज़ें लिख रहा हूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिनाइसा में जैसे आप भी लिखोगे मैं भी लिखूंगा। साइंस की बात कर दोगे, जॉन केपलर की बात करेंगे या फिर हम न्यूटन की बात कर देंगे। एज ऑफ रीजनिंग जो है, ठीक है, उनकी हम सब बातें कर लेंगे। बट एक चीज़ जो मैं अभी एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ये आपको पता है, ऐसा नहीं कि अगर आप सोशो के स्टूडेंट हो या इनफैक्ट आप जीएस के भी स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ नहीं पता। इससे पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल, इन तीनों चीज़ों से पहले क्या होता था, ये ओरिजिन है। ओरिजिन किसी चीज़ की वजह से हुआ होगा ना, ठीक है। ये बेबी पैदा हो गया, बेबी पैदा होने से पहले कुछ चीज़ हुई होगी, तब जाके बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड स्टोरी आपको डालनी है कि बेबी आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे जो डार्क एजेस है, ठीक है, वहाँ पर रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन चलता था चीज़ों का। हर चीज़ को ऐसे जस्टिफाई किया जाता कि भगवान ने सब कुछ किया है, जैसे गॉड हैज़ प्लान्ड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। गॉड जो चाहेगा उतना डेवलपमेंट कराएगा। ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड ने जिसको आशीर्वाद दे दिया वो आगे बढ़ गया या बढ़ गई, बाकी लोग नहीं बढ़े। लॉफुल ऑर्डर, वो भी गॉड के इंटरवेंशन की वजह से। ड्यू टू गॉड्स इंटरवेंशन सोसाइटी हैड अ लॉफुल ऑर्डर। अगर भगवान चाहे तो ठीक है, भगवान ने कह दिया तथास्तु तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, नहीं कह दिया तो फिर नहीं। एंड दिस इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिलीजन्स। इसमें आपको किसी एक रिलीजन की बड़ाई या बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। देन इनइक्वालिटी को भी जस्टिफाई किया था, सब लोग जस्टिफाई करते हैं। आज के टाइम में आप पूछो इनइक्वालिटी क्या है, वो तो डिजर्व करता है। तो उस टाइम पे कैसे कहते थे, भगवान ने किया है, इनइक्वालिटी पैदा की है, इस्टेब्लिशिंग ऑर्डर एंड रिवॉर्डिंग गुड पीपल। क्योंकि अंबानी अच्छा आदमी है, इस वजह से उसको भगवान ने बड़ा बनाया। और अंबानी के एंटीलिया बिल्डिंग के बगल में जो धारावी में स्लम है, वहाँ के लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए उनको भगवान ने गरीब बनाया। सो दिस इज़ इनइक्वालिटी। साथ में किंग और चर्च, जो फ्रांस का अगर आपको रिवॉल्यूशन याद हो तो वहाँ 3 क्लासेस थी, ठीक है। किंग्स एंड नोबल्स, सॉरी राजा हो गए, देन आपके ये चर्च पादरी लोग हो गए, ठीक है, प्रीस्टली क्लास, देन आपकी 3rd क्लास जिसमें आपके आम जनता आती थी। तो किंग और चर्च तो भैया इनके बिल्कुल गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इंडिया में आप अशोका को जानते होंगे, ठीक है, देवा नाम पियादासी, आई होप ऐसा कुछ कहते हैं। तो ओरिजिन हमने बात कर ली, तो ओरिजिन से पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं थ्योरी। थ्योरी अगर आप मॉडर्निटी में देखो तो क्या ही होगा थ्योरी में। थ्योरी में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एजम्पशन ला सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या है, एक्सप्लेनेशन, इमेज, फिगर, चार्ट, डायग्राम, जैसे इसके लिए हम देख लेते हैं। एजम्पशन जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सेंट्रल प्लेस थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिस्टल लॉस की, ठीक, तो उनकी क्या एजम्पशन है, क्या उनकी सेंट्रल आइडिया है, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे, इमेज, फिगर, ये सब बता दो, हो गया, ठीक है। अब मॉडर्निटी ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें आप एजम्पशन क्या डालोगे। सेंट्रल आइडिया हमने ऑलरेडी इंट्रो में बता दिया, वहीं एक्सप्लेन कर दिया।
हम फेजेस पर आते हैं, और ये फेजेस समझने के लिए जस्ट यू नीड टू गो टू बुक्स, या फिर आप इंटरनेट पे जाओ, या फिर जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो सिनॉप्सिस के नोट्स को जा सकते हो। ठीक है, गोइंग फॉर सिनॉप्सिस IAS ऑप्शनल्स दैट वुड बी डिसिसिव स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि वी आर डूइंग दीज ऑल थिंग्स। सी, एक कोचिंग क्या करती है, आई एम नॉट टेलिंग कि यू कांट डू ऑल दिस, एक कोचिंग क्या करती है, जो काम आप कर सकते हो एक कोचिंग उसको स्ट्रक्चर्ड वे में टाइमली आपको दे देती है। सपोज अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 1000 आवर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली वो 1000 आवर्स चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि वो टीचर ने उसमें से कितना टाइम डिवोट कर दिया। अगर मैं 900 आवर्स डिवोट कर रहा हूँ तो आपको 100 आवर्स देने हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सिनॉप्सिस। अदर इंस्टीट्यूट्स, जितना ज़्यादा आप यहाँ टाइम घटाओगे आपको खुद का टाइम उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको टाइमली चीज़ें दे सकता है। इससे ज़्यादा कोचिंग का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो खैर वापस आते हैं, फेजेस ऑफ मॉडर्निटी की बात करें। ठीक है, अगर मैं फेजेस ऑफ मॉडर्निटी के लिए बंदा देखूं, मार्शल बर्मन, इन्होंने बात की है 3 फेजेस में इन्होंने डिवाइड किया। वन इज़ अर्ली मॉडर्निटी, सेकंड वन इन्होंने जो 18th सेंचुरी का इनलाइटनमेंट था उसको क्लासिकल मॉडर्निटी में डिवाइड कर दिया, 1789 टू 1900। इनके लिए दुनिया मॉडर्न हुई है 1500 से, उससे पहले दुनिया मॉडर्न नहीं थी। आफ्टर दैट लेट मॉडर्निटी, कुछ लोग इस फेज़ को 1989 तक ले जाते हैं, कुछ लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ले जाते हैं, कुछ लोग 1930s पे ले जाके रोक देते हैं। इसके बाद अगर आप और देखो तो इसके बाद भी फेजेस हैं। पोस्ट मॉडर्निटी आपको पता होगा, बाउमैन की लिक्विड मॉडर्निटी है, गिडेंस की हाई मॉडर्निटी है, हाई मॉडर्निज्म है, ये चीज़ें। तो ये हमने थ्योरी दे दी। ठीक है, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, अब बाई चांस आपने ना पढ़ा हो, मॉडर्निटी में हमने एक बात की थी डेफिनेशन में, एनीथिंग डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इज नोन एज मॉडर्निटी। अगर आपको ये सब नहीं पता या याद नहीं रहता, अपनी GS की नॉलेज तो जिंदाबाद है ना। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, आपको ये J कर्व पता होगा। J कर्व होता है एक, J कर्व ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर हुआ था किसी एक टाइम पे, बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं हुआ, ये मतलब इनफाइनाइट से लेके सम 10,000 ईयर्स बैक। यहाँ पर आया था एग्री रिवॉल्यूशन। एग्री रिवॉल्यूशन से पहले भी आए थे, लेकिन ठीक है इतना मुझे याद है। इसके बाद आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ईयर आपको याद होगा। देन इसके बाद अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो मेडिकल रिवॉल्यूशन, ये आपका 1992 1902 1903 इसके आसपास की एज है। मेडिकल रिवॉल्यूशन के बाद आपका हो गए, और क्या रिवॉल्यूशन हुआ, 60s 70s में टेक्निकल रिवॉल्यूशन हुआ। आज जो लॉकडाउन में आप जिंदा हो, हम जिंदा हैं, हम सब आपस में कनेक्ट कर पा रहे, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल रिवॉल्यूशन। और हम जिंदा हैं मेडिकल रिवॉल्यूशन की वजह से, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, खाने को है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से। ये तो आपको पता है ना, J कर्व ऑफ डेवलपमेंट, ये टाइम है एंड दिस इज डेवलपमेंट, ये चीज़ें पता है। तो आपने क्या किया, सेंट्रल आइडिया भी डाल दिया। एक्सप्लेन करना, इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे, इमेज फिगर है ये मैंने डाल दी, हो गया। ये आपके पास नहीं थी। ठीक, इसके बाद मैं क्रिटिसिज्म और डीमेरिट की बात करूँगा। तो अच्छी बात है, मॉडर्निटी हमने कह दिया, ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन। जो पहला क्रिटिसिज्म इसका है, ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ यूरोप में, वैसे ही जैसे हमने कहा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यूरोपियंस ने जब तक इंडिया की डिस्कवरी नहीं की थी, ईयर जितना मुझे याद है 1498, उससे पहले क्या हम डिस्कवर्ड नहीं थे, हम पैदा नहीं थे। मतलब यूरोपियंस आए, उन्होंने 1498 में बता दिया कि वहाँ भारतीय लोग रहते हैं, इंडियन रहते हैं। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट भी यूरोप में डेवलप हुआ, एंड दिस इज़ नथिंग बट यूरोसेंट्रिसिज्म या यूरोसेंट्रिज्म। ठीक है, इसे वेस्टर्न सेंट्रिसिज्म भी कहते हैं। आपने यूरोसेंट्रिज्म को अगर आपको समझना है ना, GS में हम एक टर्म पढ़ते हैं, वाइट मैंस बर्डन। ठीक, अंग्रेज़ों का, जो गोरे लोग हैं उनकी ये बर्डन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गोरे नहीं हैं उनको सिविलाइज्ड किया जाए। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, पैसा, सब कुछ यूरोप से आता है। तो यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड है, वर्ल्ड में एक ही धुरी है, यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड। तो क्रिटिसिज्म ये मल्टी सेंट्रिसिज्म को नहीं एक्सेप्ट करता है। आज की डेट में चाइना ने यूरोप को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। फिर हम आइडिया ऑफ ओरिजिन की बात करें, अगर हम ओरिजिन में देखें, यहाँ पर जो भी आपको बुक्स दिखती हैं वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन 3 इवेंट के बियॉन्ड बात ही नहीं करता है। तो क्या एज ऑफ फायर, जब इंसान ने पहली बार आग लगाना सीखा था दूसरों के घरों में और खुद के घरों में ऑब्वियसली, या फिर डिस्कवरी ऑफ व्हील्स की थी, या फिर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, या जितने भी पहली चीज़ें हुई हैं, क्या वो ओरिजिन नहीं थे?
ठीक है, किसी बंदे ने गन पाउडर की डिस्कवरी कर दी, इंडिया में झगड़े कर लिए, तो क्या वो मॉडर्निटी नहीं थी? उसकी वजह से पूरा आप देखोगे मिडिवल जो एजेस हैं इंडिया में दिखती हैं। गन पाउडर अगर उनके पास ना होता तो हो सकता कहानी दूसरी हो सकती थी। तो आइडिया ऑफ ओरिजिन, दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल। देन कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, आपने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, रूरल एरिया से आके इंसान को सिटी में आना चाहिए, रूरल टू अर्बन लाइफ जानी चाहिए, तभी आप डेवलप्ड हो। ये कॉन्सेप्ट आपके इंडिविजुअल आइडियाज़, इंडिविजुअल लिबर्टी, आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को इग्नोर करता है। अगर मैं विलेज में रहना चाहूँ या मैं सिटी में रहना चाहूँ तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, ये कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए कि अगर आप सिटी में रहते हो तभी मॉडर्न हो। इस तरह से बहुत सारे क्रिटिसिज्म आप अगर बैठ के सोचो तो आप लिख सकते हो। बिलीव मी, ये मैंने आधे घंटे बैठ के सोचा, इसका आंसर लिख लिया, इसी तरह का आंसर लिखा है। एंड इसमें कोई आंसर राइट नहीं, आराम से आपको ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना होता है, ठीक है। इस तरह से और अगर आप कुछ क्रिटिसिज्म, डीमेरिट्स लिखना चाहो देन यू कैन राइट। इसके बाद हम मेरिट पे जाते हैं। काफ़ी सारी डीमेरिट्स हैं, ठीक है, उसके बाद मेरिट्स भी हैं। सेकुलराइजेशन जैसे इसकी वजह से प्रमोट हो। सबसे पहले जो मॉडर्निटी था एज अ कॉन्सेप्ट, उसने सबसे पहले जो हमला किया वो रिलीजन पे किया। हमने सबसे पहले देखा बैकग्राउंड ही उसका रिलीजियस था। तो सेकुलराइजेशन, सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन में एक डिफरेंस है। सेकुलरिज्म मतलब जहाँ रिलीजन इक्वल हो, फिलहाल टाइम बीइंग मैं ये मान ले रहा हूँ। सेकुलरिज्म की सबसे सिंपल डेफिनेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके रिलीजन से फ्री हैं, ठीक है, दैट इज सेकुलरिज्म। सेकुलराइजेशन मीन्स रिलीजन की वैल्यू विद टाइम कम होना, जो भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वर्थ धीरे धीरे कम हो जाए, दैट इज सेकुलराइजेशन, ठीक है। कल के दिन आप शादियों में पंडित या मौलवी को बुलाना बंद कर दो, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स सेकुलराइजेशन, सॉरी, ठीक। तो इसकी मेरिट्स हैं, जो रिलीजन के नेगेटिव ड्रॉबैक्स थे वो धीरे धीरे कम हुए। आज की डेट में लोग नॉन रिलीजियस हो गए या रिलीजियस हैं लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन की जो बातें हैं उनको नहीं मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहीं ना कहीं डेवलप करता है आपके अंदर। रिलीजियस रिफॉर्म्स जो आए आप देखो, ठीक है, 18th 19th सेंचुरी के जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, वुमेन के लिए रिफॉर्म्स हैं, चिल्ड्रन के लिए रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको दिखेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म का जो कल्चर है आज के टाइम पर, आप हर चीज़ को बचाना है, कल्चर सेव करो, आर्ट एंड कल्चर सेव करो, ट्राइब्स को बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ, कोरल को बचाओ, ठीक। तो ये प्रोटेक्शनिज्म का कल्चर कहीं ना कहीं मॉडर्निटी से आया। और बहुत सा, अगर आप अपने सिलेबस की हेडिंग पे ही जाओ तो आपके सिलेबस की हेडिंग में लिखा है, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसकी वजह से बहुत सारे एकेडमिक सब्जेक्ट इवॉल्व हुए, जैसे सोशियोलॉजी सीधे आपका सिलेबस की हेडिंग है, और सोशल चेंजेस इन यूरोप, ये लास्ट के 2 पॉइंट के लिए तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके सिलेबस की हेडिंग पे जाना है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट मेरिट्स। आपको और जो सोचना आप सोच सकते हो। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, ठीक है, जब हमने क्रिटिसिज्म की बात की थी तो वहाँ यूरोसेंट्रिसिज्म की बात की थी, उसमें और एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं इसको वर्ल्ड के कुछ जगह पर, कुछ कंट्री पर अप्लाई करके देख लेता हूँ। न्यू वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है। अब अफ्रीका में या कहीं भी कोई बंदा अगर सिटी में नहीं रहता तो आप उसको ऐसा नहीं है मॉडर्न नहीं कह सकते। आप देखो इंडिया में जो टिकटॉक है, जितने भी टिकटॉक के फिल्म स्टार हैं, दोज आर फ्रॉम आवर विलेजेस, उनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। बिकॉज आप देखो कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है, नीले पीले हरे भूरे कलर के बाल लेके टिकटॉक पर, ठीक है, बिल्कुल मेकअप पोत के, मेकअप में डूब के टिकटॉक पे आते हैं। तो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन न्यू वर्ल्ड। आप उनको मॉडर्न कहोगे कि नहीं कहोगे? बस वो विलेज में रह रहे हैं या फिर वो छोटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हैं तो इस वजह से वो मॉडर्न नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर ठीक है, ये मैं एज अ कंट्री एज अ होल बात कर रहा हूँ, जिसमें हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है तो उनको हम कहीं डिस्कशन में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ आपने एक सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर दिया जब आपने कहा कि ये जो ब्रांडेड लाइन है नॉर्थ साउथ डिवाइड, के नॉर्थ वाले जो कंट्रीज़ हैं वो रिच हैं या मॉडर्न हैं और जो साउथ वाले जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेडिशनल हैं। तो ये आपने ग्लोबल लेवल पे एक इशू क्रिएट कर दिया। सिटी का अगर हम एग्जांपल लें, अभी मैंने आपको बताया एंटीलिया अंबानी की बिल्डिंग है, पास में धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, ठीक है। दिल्ली में आपका कनॉट प्लेस है, राजीव चौक है, देन करोल बाग है, देन इसके साथ ही शादरा भी है, लक्ष्मी नगर, यमुना पार, ठीक है। तो एक सिटी के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है। आप दिल्ली को ट्रेडिशनल कहोगे कि मॉडर्न कहोगे, ठीक। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो एप्लीकेबल तो नहीं दिखता हमें, ठीक है। यूएसए
और इंडिया में अगर हम रूरलिज्म की बात करें, यूएसए में जो विलेज लाइफ से लोग सिटी लाइफ की तरह गए, ऐसे गए, अब एंड में वापस से सिटीज़ से विलेज की तरफ आने लगे हैं। आप देखो जो वेस्टर्न यूएसए है, कहीं ना कहीं जहाँ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है वहाँ लोग धीरे धीरे विलेज टाइप कल्चर है, ठीक है। इंडिया में भी जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, थोड़ी दूर से ड्राइव कर लेते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, एंड में महीने भर का राशन ले आते हैं, घर पे बैठते हैं आराम से, तो वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो हो सकता है यूएसए में मॉडर्निटी की डेफिनेशन में सिटी से विलेज की तरफ माइग्रेशन इंपॉर्टेंट हो, इंडिया में मॉडर्निटी की डेफिनेशन में विलेज से सिटी की तरफ हो। नॉर्वे में हो सकता है लोगों को बड़े घर ना चाहिए हो, बस वो चिल हैं, एचडीआई में हमेशा ऊपर आते हैं क्योंकि ठंडे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, खाना मिल गया, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबिलिटी आप खुद भी सोचो कैसे करोगे। देन इवेल्युएशन और कंक्लूजन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप स्टैटिक टॉपिक्स, जहाँ भी आप जीएस में भी लिख रहे हो तो आपको ये दो चीज़ें ऐड करनी चाहिए, ठीक है। जो GS2 GS3 के करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स हैं उनमें आता है वे फॉरवर्ड, और जो आपके स्टैटिक टॉपिक हैं, ठीक है, उनमें आता है इवेल्युएशन। क्योंकि आप इसमें क्या वे फॉरवर्ड दोगे, अभी मैं पूछूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें आप वे फॉरवर्ड थोड़ी लिख दोगे कि हम थोड़ा सा और धक्का दे दें तो हिमालय की हाइट कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इवेल्युएशन जब आप करोगे तो आपको एक बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करनी है कि मॉडर्निटी दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंस, और सोशल साइंसेज में जो भी कॉन्सेप्ट हैं दोज आर नॉट एब्सोल्यूट, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप अपना इवैल्यूएशन बिल्ड करो। कंक्लूजन हमेशा लिखते हुए जब भी आप लिखो, चाहे जीएस में लिखो, कहीं लिखो, हमेशा कंक्लूजन का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, ऑल्दो यहाँ गड्ढे गड्ढे भरे पड़े हैं, ठीक है, सारे टोपा लोग हैं, सब एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, ऑल्दो मैनी निगेटिव्स लाइक ये जो आपको गालियाँ देनी दे दो, फिर यहाँ पर आप अपनी टोन चेंज करो, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू फलाना ढिमका, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, सिलेबस की ही हेडिंग हमने उठा ली, सो दिस इज़ कंक्लूजन, ठीक है। तो मैं अपने क्वेश्चन पर वापस आता हूँ। अगर मैंने इस आंसर को 7 to 8 दिए मार्क्स आउट ऑफ 15, या फिर एक जो गंदी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसने 4 to 5 आउट ऑफ 15 दिए, तो आप इस आंसर को, मैं वर्स्ट पॉसिबल वे में कह रहा हूँ, क्या आप +1 नहीं दोगे? आई होप कि आप +1 तो दे ही दोगे, ठीक है। मैं ठीक है एग्जाम में इतने पॉइंट ना लिखूँ, 2 पॉइंट लिखूंगा, हो सकता है मैंने ये पॉइंट मिस कर दिए, हो सकता है यहाँ पर थ्योरी में फेजेस वाला पार्ट मिस कर दिया, ठीक है। क्रिटिसिज्म में हो सकता है 2 पॉइंट मैंने मिस कर दिए, मेरिट में हो सकता है 2 पॉइंट मिस कर दिया, एप्लीकेबिलिटी में ना लिखूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। तो बट फिर भी क्या आप मिनिमम 1 नंबर ज़्यादा नहीं दोगे? आपको देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब मेरे 176 हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में, 230 मार्क्स का तो अटेम्प्ट ही किया है मैंने, 250 का अटेम्प्ट भी नहीं किया, इट मीन्स की जो स्कोरिंग होती है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। ये वो चीज़ें हैं, आपने कुछ किया भी नहीं और आपने बिल्कुल ये बता दिया कि मुझे मेरा ऑप्शनल बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मैं पर्सनली हर साल मेरा टारगेट होता है कि मुझे पर्सनली अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए 1-2 सब्जेक्ट्स एज अ होल पढ़ने का शौक़ है। तो इंजीनियरिंग से फिर साइंस की तरफ आने के बाद, सर्विसेज छोड़ने के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी, फिर जियोलॉजी, देन फिर हिंदी लिटरेचर, सोशियो, अभी पबेट तो खैर ट्रेनिंग में भी होता ही है, तो तब भी होता था। तो आई एम स्टडिंग दीज ऑल थिंग्स, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि आपको आता है, बट ऐसा इसमें मैंने कुछ नहीं बताया जो आपको ना आता हो। बस आपको डिफरेंस कहाँ क्रिएट करना है, ये कचरागिरी जो आपको सिखाई जाती है, थिंकर डाल दो पेपर 1 के, बस नंबर मिल जाएंगे, थिंकर डाल दो पेपर 1 मिल जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू, क्या बोलूँ मैं उसको, बस्सी के दोस्त के फादर आ जाएंगे फिर, छोड़ो। तो इस तरह से अगर मैं आपको साफ सीधी बात ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 7-8 नंबर दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप कम से कम 12 नंबर दोगे, इतना डिफरेंस होता है। और अगर आप 1 नंबर का भी डिफरेंस मुझे एक्स्ट्रा क्रिएट करके देते हो, पेपर 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्लस जो कंपलसरी होते हैं, पेपर 1 सेक्शन A, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 2 क्वेश्चन में 5-5 नंबर के होते हैं, 10 नंबर, 100 नंबर के आपके कंपलसरी हो गए। फिर आपको 3 into 3 19 क्वेश्चन लिखने होते हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ 19 क्वेश्चन, सिर्फ 1 नंबर आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ एक पेपर में, ठीक है, 19 + 19 38, और ये डिफरेंस सिर्फ 1 नंबर का नहीं है, आपको भी पता है। अगर आप एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग हो तो आप एटलीस्ट बताना कि आप इसमें कितने नंबर एक्स्ट्रा दे सकते हो, और यहीं से आपके लिए होप शुरू होती है कि आपको फालतू की आंसर राइटिंग, इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 38 ही आपके आ रहे हैं,
अगर आप 250 स्कोर कर रहे हो तो सेम नॉलेज में, ठीक है, मैं इसको 40 कर दूं, ठीक है, सेम नॉलेज में आप 290 ले आओगे। इस साल के जो रैंक 1 है उनके ऑप्शनल में 290 के आसपास मार्क्स हैं, और क्या लोगे, मतलब 400 क्यों स्कोर करने हैं, क्यों ये सपना पाल रखा है कि ऑप्शनल में हम 350 लाएंगे। अगर आपके 300 आ रहे होंगे, ठीक है, तो 340 पहुंच जाओगे। इतना ही डिफरेंस होता है। एंड बिलीव मी, आस्क एनी टॉपर, जितने टॉपर हैं, ठीक है, उनमें से शायद ही कभी कोई एक दो बता दे कि ऐसा हमने किया है, ऐसे तैयारी किया। आंसर राइटिंग करिए, पता नहीं क्या किया है। कॉपी चेक करने वाले भी यूपीएससी एस्पिरेंट, कॉपी चेक कराने वाले भी हुई। तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपके 300 के पीछे की कहानी और बीच की कहानी, कैसे आप मीडियोकर से ऊपर वाले बंदे बन सकते हो। ऑब्वियसली मीडियोकर तो आपको बनना ही पड़ेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हम स्टार्ट करते हैं सीधे, ये मीडियोक्रेसी, जोन ऑफ मीडियोक्रेसी हम इग्नोर कर देते हैं। पिछला लेक्चर देखना जिसमें मैंने आपसे बात की है हाउ टू टारगेट रैंक 1, ठीक है। तो ये और चीज़ें इजी करने का तरीका है, ताकि आप ऑप्शनल में ज़्यादा गड्ढा ना करो, ज़्यादा टाइम ना दो ऑप्शनल में, उसके बदले जीएस में 400 से 500 की तरफ आप टारगेट करो। जीएस में 100 नंबर टारगेट करना रिलेटिवली इजी है, ऑप्शनल में 40 से 50 नंबर टारगेट करना रिलेटिवली काफ़ी टफ है। 2-4 लोग के 300 के ऊपर आते हैं, ठीक है। और जिस साल आप ये चीज़ें कर लोगे, आप बैठ जाना एग्ज़ाम में, आपको पता होगा कि आपसे ज़्यादा किसी के नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, पेपर देखा, तो मुझे पता था ये तो किसी और को आता ही नहीं होगा। अब एक और चीज़ है, हाउ टू फाइंड सब हेडिंग्स। ये तो मैंने आपको कहा था टाइप 1 का आंसर है। एक और ऑप्शनल पर मैं गाइडेंस आपको बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ सब्जेक्ट से लाइक आपको जियोलॉजी से क्वेश्चन उठा लूँगा एंड ज्योग्राफी से उठा लूँगा। आई विल टेल कि ये हेडिंग्स कैसे बनाई जाएं परफेक्टली। ये हेडिंग्स ठीक है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट कहीं कहीं नहीं है, तो वो सब हेडिंग्स कैसे मिलेंगे। जैसे मैं अगर आपको मीटेराइट की बात करूँ, टाइप पढ़ने, इसमें कंपोजिशन पढ़ना है, रोल इन अर्थ की स्टडीज़ पढ़ना है, ठीक, बहुत सारी, तो वो हेडिंग कहाँ से आएंगी उसका भी एक सिंपलेस्ट वे मैं आपको बता दूंगा। तो दैट विल बी नेक्स्ट गाइडेंस इन ऑप्शनल्स। और जितने भी ऑप्शनल हैं सिनॉप्सिस आईएएस पर, वी हैव इम्प्रूव्ड द कंटेंट ऑफ देम अगेन एंड अगेन, ठीक है। और वी आर ट्राइंग कि सारे टॉपिक इस फॉर्मेट में आपको मिलें। साथ ही आप एक चीज़ ज़रूर करोगे कि रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ऑप्शनल में इग्नोर नहीं करोगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर आपको लगे कि कोई आपको टीचर ये बता दे कि ये क्लिक बेट वीडियो है, तो फिर हम भी उनसे डिबेट कर लें और आप भी कर लो, ठीक है। यू आर द रियल जज ऑफ योर फ्यूचर। आपको समझना है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इस लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो। एंड जो आई हैव नेवर टोल्ड दिस बट फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग कि जो एक घंटा बटन होता है यूट्यूब पर, उसको प्रेस कर दो। क्या पता आप पीछे रह जाओ अगले नोटिफिकेशन से, आपका कॉम्पिटिटर उठा ले जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।